अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कंवल जैद। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट सॉल्व आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर जो है न्यू सिलेबस 9th क्लास का पीसीटीबी का इसके जो न्यू बुक आई है मैथमेटिक्स की, इसके पहले जो 6 चैप्टर हैं ये अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल जो है वो विज़िट करके लेक्चर जो है वहाँ से ले सकते हैं। तो बेटा अभी तक जो है हम चैप्टर नंबर 6 में ट्रिग्नोमेट्रीज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा, लेकिन एक्सरसाइज 6.4 में जो हमने पढ़ना है ना वो हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ स्पेशल एंगल्स। ठीक है, एक्सरसाइज 6.4 में हमने कुछ स्पेशल एंगल्स पढ़ने हैं कि वहाँ उन एंगल्स पर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, हम इस तरह से इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जो है 0 से 360 तक के एंगल्स होते हैं, लेकिन उनमें ये वाले कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जिनके लिए कि हमें जो है वो कह देते हैं कि आप ये समझ लें कि सिर्फ यही वो एंगल्स हैं जिनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इनके अलावा बाकी जो एंगल्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने के ये हैं। ठीक है, एक हमारे पास 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है और 45 डिग्री है। क्लियर। तो अब बेटा हमें पता है कि हम जब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं, हमने एक तो राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है, दूसरा हमने उसमें फिथागोरस थ्योरम लगाया है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ ही साथ चलती आएंगी। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि एक हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, अब ट्राइंगल का ये वाला अगर हम एंगल लेते हैं ना तो यहाँ पर 45 है। तो अगर बेटा ये वाला हम एंगल ले रहे हैं तो ये फिर इसका परपेंडिकुलर होगा। ऑलराइट, तो अगर हम ये वाला एंगल लें तो फिर ये इसका परपेंडिकुलर होता है। ये ऑलरेडी जो है वो मैं अपनी वीडियोस में बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जो सा हम एंगल लेते हैं ना उसके साथ वाली जो लाइन होती है, उसके साथ वाली जो आप कह लें कि साइड होती है, वो उसका परपेंडिकुलर होता है और उसके सामने वाली लाइन उसकी बेस होती है। ठीक है, आपकी बुक के ऊपर कुछ ये ABC के थ्रू बताया गया हुआ है, तो उस तरह से मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इस तरह हम आसान वे में जा सकते हैं कि अगर हम ऊपर वाला एंगल लेंगे तो उसका परपेंडिकुलर ये है, और अगर फॉर एग्जांपल ठीक है उसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और अगर हम ये वाला एंगल लें तो इसका परपेंडिकुलर फिर ये हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमने फिथागोरस थ्योरम लगा दिया कि ये C² लगा दिया हमने, ये A² लगा दिया और ये B²। अगर हमने इस वे में अगर आप लोगों ने याद किया हुआ है तो मैं ये भी लगा देती हूँ। तो दोनों का बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और जब हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा √2। यानी कि वही काम जो हम 1000 दफ़ा रिपीट कर चुके हैं फिथागोरस थ्योरम वाला, यहाँ पर भी हमने एक तो फिथागोरस थ्योरम करना है, दूसरा बस इसमें जो चेंज आएगा वो ये वाला आएगा कि हम यहाँ पर जो वैल्यू है उसको स्पेशल एंगल के थ्रू रिलेट करके जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके आगे थोड़ी सी देख लेते हैं हम। अब ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है ये आ गया √2। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया √2। अब ये √2 का हम देखेंगे ये 45 पे क्या होगा। तो बेटा ये 45 पे हमारे पास होगा P/H। तो P की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और H की वैल्यू क्या है √2, तो ये हो जाएगी 1/√2। अब cos 45 पे क्या होगा बेटा, cos भी हमारे पास यही होगा P/H, तो सॉरी बेस बाय H होगा। ठीक है, यानी कि B/H, तो वो भी 1/2 आ जाएगा क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है 1 है। ऑलराइट, क्योंकि बेस की भी वैल्यू 1 है तो ये भी 1/√2 आ जाएगा। अब tan 45 क्या होता है बेटा, tan 45 हमें पता है वो होता है हमारे पास P/B। ठीक है, तो P भी हमारे पास 1 है, B भी हमारे पास 1 है, तो 1/1 = 1, तो दैट्स मीन tan 45 आपके पास क्या है 1। ठीक है, इसी तरह हम कोसिकेंट की बात करेंगे तो हमें पता है जो साइन की वैल्यू होगी वही उल्टी करके हम कोसिकेंट की लिख देंगे, तो ये 1/√2 है, तो यहाँ पर कोसिकेंट का आ जाएगा √2। ठीक है, और वो हमें पता है कि सिकेंट की क्या वैल्यू होगी, जो कॉस की हम वैल्यू आएगी उसी को हम उल्ट करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी 1/√2 है, तो इसका आंसर खाली आ जाएगा √2। तो tan का आंसर 1 है, तो जब हम tan का tan ही, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉट लिखना था तो चलो नहीं लिखा। तो यही जो चीज़ें हैं ना इसको हम ब्रीफली जाके ज़्यादा पढ़ेंगे एक टेबल में। ठीक है, अब बेटा ये टेबल आपकी बुक के ऊपर भी गिवन है, और यही टेबल अगर आपने याद कर लिया है तो अगर कहीं पर भी स्पेशल एंगल की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो आपके लिए वो सवाल करना जो है वो ऐसे होगा कि जैसे आपने ही ये जो है वो आज़ाद किया ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो बनाया होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
और बहुत ज़्यादा आसान है। जस्ट ये वाला इतना सा जो टेबल है, जैसे कि आपने हर एक्सरसाइज के लिए कोई फार्मूलाज प्रिपेयर किए होंगे, कोई कुछ ना कुछ जो है उसके लिए आपने मटेरियल को ज़ुबानी याद किया होगा, उसी तरह आपने इस एक्सरसाइज के लिए ये जो एक टेबल है इसको अच्छे से याद कर लें, तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो आप 1 मिनट में जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस टेबल की तरफ जाते हैं हम। तो टेबल में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर है 0, ये रेडियन फॉर्म में मैंने लिखा है और ये डिग्री फॉर्म में लिखा है। ठीक है, रेडियन फॉर्म में आपके पास 0 होगा, तो थीटा जो है वो डिग्री में भी 0 होगा। ठीक है, अब पहले ये समझ लें आपके पास के वैल्यूज़ कैसे होंगे। होगा 0, π/6, π/4, π/3 एंड π/2। ठीक है, अब π/6 है तो उसका आंसर 30 है डिग्री में, π/4 है तो वो 45 है, π/3 है तो वो 60 है एंड π/2 है तो वो 90 है। अब मैं इसको ज़रा आपको कैलकुलेटर पे बता दूं कि आपको ज़्यादा चीज़ें ज़ुबानी याद ना करनी पड़े, आप कैलकुलेटर के थ्रू भी सोल्व कर सकें। अब बेटा यहाँ पे जो पाई है ना वो ये वाला नहीं है, 3.14 वाला नहीं है। ये वाला पाई हमें बता रहे हैं कि ये 180 है, यानी कि जो सर्कल होता है ना हमारे पास उसका हाफ 180 वाली डिग्री को भी हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब पाई है तो पाई का हमने 180 लिख दिया। अब उसके नीचे क्या है 6, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो क्या आंसर आ गया 30। तो मैंने यही लिखा हुआ है π/6 क्या है 30। बस आप ये याद कर लें π/6, π/4, तो ये डिग्री वाली वैल्यूज़ आपको खुद ही पता चल जाएगा कैलकुलेटर से। आप देखेंगे है 180 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ गया 45, तो क्या लिखा हुआ है 45। समझ आ गई। आप जो मेन चीज़ें आपने याद रखनी है वो ये रखना है आपने कि 0 पर साइन भी 0 होता है, tan भी 0 होता है और cos क्या होता है 1। ठीक है, साइन जो है वो 30 पे क्या होगा 1/2, साइन 45 पे होगा 1/√2 और साइन 60 पे होगा √3/2 और 90 पे होगा 1। अब अगर आपको ये एक वैल्यू याद होगी है ना कि साइन 0 पे 0 है, 30 पे 1/2 है, 45 पे 1/√2 है, 60 पे √3/2 है और 90 पे 1 है, तो अगली वैल्यूज़ आपके लिए खुद ब खुद मेक करना बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखें वो कैसे। हम उल्ट कर देंगे ना, कॉज अगर 0 पे 0 है तो हम इसको एंड से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले 0 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 लिखेंगे, फिर √3/2 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। ये देखें, अगर ये वैल्यू 90 पे 1 थी तो ये 90 पे 0 है, ये 0 पे 0 थी तो ये 90 पे 0 है। यानी कि जो साइन इस तरफ है ना वो आपकी आसानी के लिए मैं बता रही हूँ, वैसे तो आप याद भी रख सकते हैं कि कॉस जो है वो 30 पे √3/2 है और साइन 30 पे 1/2 है। ठीक है, तो वैसे एक एज अ स्टूडेंट मैं आपसे बात करूँ, हम अपनी आसानी के लिए अगर बात करें कि हम ये वैल्यूज़ कैसे याद रख सकते हैं, तो आप ये साइन वाली याद करें और अब बस याद कर लें कि हमने जो है कॉस पे इसको रिवर्स कर देना है। ये 0 से स्टार्ट हो रही है, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये समझ लें कि असेंडिंग ऑर्डर में है तो कॉस में आप इस सारी वैल्यू को डिसेंडिंग में कर लेंगे, तो सेम वही वैल्यू जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। अब tan का 0 पे 0 है, 30 पे 1/√3 है, 45 पे 1 है और 60 पे आपके पास √3 है और 90 पे ये इन्फिनाइट होता है। ठीक है, tan थीटा। अब देखें इन्हीं दो वैल्यूज से आगे हमने tan बनाया। देखो 0 पे 1 को डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, √2 √3 2 को डिवाइड करोगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बेटा जब 1/√2 1/√2 एक दूसरे से कैंसिल होगा तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये √3/2 1/2 कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा √3 और 1 के नीचे अगर 0 आ रहा है तो 0 जिस वैल्यू से नीचे डिवाइड होता है वो हमारे पास इन्फिनिट हो जाता है। ठीक है, यानी कि अनडिफाइंड। ठीक है, सोल्व हो गया। ये इतना सा टेबल जो है अगर आपने याद कर लिया तो आगे हमारी एक्सरसाइज सोल्व करना बहुत आसान है, तो ये टेबल आपने लाजमी याद करना है। ठीक है, ओके जी, अभी हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6.4 पे आ जाते हैं। हमारी एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है वो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। अब बेटा बात आ गई कि आप कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो बताएं। ठीक है, अब हमारे पास है ये टेबल आप याद कर ले, ये बना ले। ठीक है, टेस्ट से पहले बना ले, पेपर से पहले ये आपको एक बना के साइड पे लिख ले ताकि आपको देख के आसानी हो जाए कि साइन 30 पे क्या है और कॉस 30 पे क्या है। ये बना के हमने रख लिया। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन पे है साइन 30। हम टेबल पे आ जाते हैं, टेबल साइन 30 क्या है 1/2, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2।
क्लियर हुआ? आसानी होगी ना टेबल से, इसलिए मैंने आपको कहा था सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो लाई ही टेबल पे करेगी। एक दफ़ा टेबल याद कर ले तो फिर जो है वो आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने की तरफ आए। cos 30 है तो cos 30 जी ये लेनी cos 30 पे आ गए तो cos 30 क्या है √3/2। तो जस्ट यहाँ से देख के इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दें, लेकिन ये आपको फिर जुबानी आना चाहिए। अगर ये जुबानी आ गया तो फिर आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा cos 30 की वैल्यू क्या है। अब tan π/6 की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 30 का और π/6 का कि ये सेम वैल्यू होती हैं। तो बेटा tan π/6 वाली लाइन पे आ जाए तो क्या है 1/√3। तो जस्ट इसका जो है आंसर हम लिख देंगे 1/√3। ऑलराइट, तो इसी को आगे हम यूज़ कर, अब देखें अगर कोई भी वैल्यू है ना उसके नीचे स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको जो है वो हम सेम ऊपर लिख के, अब देखो अगर इसको आप इसका रैशनलाइज करोगे ना, यहाँ पर मैं कर देती हूँ आपको 1/√3 है, इसका नीचे अंडर रूट खत्म करने के लिए हम ऊपर नीचे जो है इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 वन √3 √3 दो दफ़ा √3 आ जाएगा तो इसका हम स्क्वायर लगा देंगे। अब ये देखें इसका स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा √3/3। ठीक है, तो कोई भी आपके पास वैल्यू है जिसके नीचे √3 आ रहा हो तो आप उसका वो √3 ऊपर लिख दें और उसकी सिंपल वैल्यू नीचे लिख दें, क्योंकि ये सारा प्रोसेस सोल्व करने के बाद भी उसका आंसर वही आएगा। ठीक हो गया। tan 60 की बात करें तो tan 60 ये tan है जी, इसकी 60 कहाँ पे है, ये 60 है तो क्या वैल्यू है √3। तो सिंपल हमने लिख दिया √3। अब सेकेंड 60 की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, अगर हम अपने टेबल में देखें तो हमने कहीं पर भी सेकेंड का वर्ड नहीं पढ़ा, लेकिन हमें पता है सेकेंड है तो वो सीधी फॉर्म किसकी होगी बेटा, तो वो सीधी फॉर्म होगी सेकेंड, एस से शुरू हो रहा है ना, तो फिर इसकी सीधी फॉर्म क्या होगी cos। तो cos 60 हमने क्या फाइंड किया है, नहीं क्या हमारे पास देखो है cos 60 पे क्या है 1/2, cos 60 पे क्या है 1/2। तो सेकेंड है तो सेकेंड की सीधी फॉर्म हम क्या लिखेंगे 1/cos 60। cos 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2, तो ये 2 जो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो वो फिर ऊपर आ जाता है, तो 2 ऊपर आके क्या बन जाएगा, ये 1/1 खत्म हो जाएगा और खाली आंसर आपके पास आ जाएगा 2, क्योंकि सेकेंड है ना। अगर cos देखो cos 1/2 है तो फिर उसकी सेकेंड की जो वैल्यू वो क्या होगी 2, हम ऊपर नीचे करते हैं ना, 1/2 है तो फिर इसका जब वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा 2। क्लियर। अब cos π/3 की बात हो रही है, तो cos π/3 क्या है, तो ये देखें cos π/3 वही वैल्यू है ना, π/3 और 60 की सेम वैल्यू क्या है 1/2। तो cos π/3 पे क्या है आपके पास 1/2। तो अब सिंपल जो है cos 1/3 की जगह पे लिख दो cos 60 एंड cos 60 इक्वल टू 1/2। ठीक है, वही बात जो कि ये टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ऑलराइट, अब बेटा कॉर्ड की बात करते हैं। तो कॉर्ड भी हमारे पास यहाँ पे देखिए टेबल में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, हमारे पास साइन था, कोस था, tan था। तो हमें पता है कॉर्ड की सीधी फॉर्म क्या होती है tan, तो 1/tan 60 लिखा हमने। अब tan 60 की क्या वैल्यू होती है बेटा, tan 60 की वैल्यू थी √3। ये देखो 60 पे tan क्या था √3। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3 ना। तो जब 1/√3 आएगा तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे ना, जब फ्रैक्शन के नीचे √3 आ जाए तो फिर हमने ये वाला मेथड अप्लाई करना होता है रैशनलाइज करके। तो इसकी जगह फिर हमने लिख दिया √3/3। फाइन। अब 60 साइन 60 की बात करते हैं। तो साइन 60 ये साइन है और ये 60 पे क्या है √3/2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया √3/2। अब सेकेंड 30 की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कहीं पर हमने cos 30 फाइंड किया। तो ये देखो सबसे जो पार्ट नंबर 2 था वहाँ पे हमने cos 30 फाइंड किया। वैसे भी अगर आप ये क्वेश्चन ना भी देखो तो अब यहाँ पे आ जाओ cos 30 क्या है, ये है cos 30 √3/2। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, ये आ गया सेकेंड। तो cos की ही दूसरी फॉर्म उल्टी वैल्यू होती है 30। तो अगर cos 30 पर √3/2 है तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा 2/√3। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 cos 30 हमारे पास होता है √3/2। ये आ गया, क्या आ गया cos 30 होता है √3/2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया √3/2। तो बेटा
फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है ना, तो 2 1 के साथ चला जाएगा, 2 1 जा 2 और नीचे बच जाएगा √3। अगेन वही बात रिपीट करूँगी कि अगर वैल्यू जो है फ्रैक्शन के नीचे स्क्वायर रूट आ जाए तो हमने क्या करना होता है, सेम ये 3 है ना, तो ये स्क्वायर रूट 3 हमने ऊपर लिख देना होता है और इसकी सिंपल वैल्यू हमने 3 नीचे लिख देनी होती है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया था कि इसकी इस तरह से हम जो है वो रैशनलाइज करते हैं। तो देखो आपके सामने है, रैशनलाइज करने के बाद भी तो वही आंसर आता है ना, तो सारा सॉल्व करने से बेहतर नहीं कि हम खाली जो है उसका आंसर जो है वो नोट करते हैं। तो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब कोसिकेंट 30 बताना है हमने। अब कोसिकेंट की सीधी फॉर्म किसकी होगी, साइन की, तो 1/sin30 हमने लिख दिया बेटा। अब sin30 यहाँ पे चेक करेंगे हम अपने टेबल में, sin30 हमारे पास क्या है 1/2, तो जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा 2, तो सिंपल आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। वैसे मैंने आपके सामने सोल्व भी किया हुआ है कि 1/sin30 है, तो sin30 का आंसर था 1/2, तो 2 फ्रैक्शन के नीचे है तो ऊपर जाके 2 1 सा क्या हो जाएगा 2, तो ये आपका जो है वो कोसिकेंट का आंसर आ गया। क्लियर? अब बेटा हम बात करते हैं sin45 की, तो डायरेक्ट जो है आप अपना टेबल चेक करो, sin45, तो ये आ गया sin45, तो क्या आंसर है 1/√2, 1/√2 है। तो अगेन हम बात करेंगे कि जो है अगर फ्रैक्शन के नीचे स्क्वायर रूट हो तो हमने क्या करना है, ये 2 है ना, तो स्क्वायर रूट 2 ऊपर लिख देना और नीचे खाली 2 लिख देना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम इसकी ये फ्रैक्शन रैशनलाइज करते हैं ना इसको, ये देखें जब रैशनलाइज करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 1 जा स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और ये 2 दफ़ा है तो इसका हम जो है वो स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2/2। तो सारा सोल्व करके भी वही आंसर आता है, तो हम डायरेक्ट भी इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 को ऊपर लिख दें और उसका जो सिंपल 2 है वो नीचे लिख दें। सही है। अब कोस π/4 बताना है हमने, तो पहले हमें पता होना चाहिए कोस π/4 है क्या। तो कोस π/4 क्या होता है 45, तो यहाँ पे भी हमने सेम वही काम करना है कि इसका मतलब है कोस 45, तो कोस 45 तो आप वैल्यू है 1/√2, तो स्क्वायर रूट 2 नीचे आ रहा है तो इसलिए हम इसको जो है रैशनलाइज करके लिखेंगे स्क्वायर रूट 2/2। क्लियर? तो बेटा इसके साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वैसे ही सॉल्व करना है, जस्ट जो है आपने ये टेबल लर्न करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल एक दफ़ा आपने याद कर लिया तो आपको पता है, देखिए कोई भी वो एंगल दे दे, जस्ट आपको पता होना चाहिए उसकी वैल्यू क्या है, तो आप सिंपल उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी सिंपल हमने एवल्यूट करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए उसमें जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हमारे पास वैल्यू लिखी हुई थी 2 sin60 cos60, ठीक है, 2 एज इट इज़ लिखा। अब sin60, अब हमें तो नहीं पता sin60 क्या है, तो sin60 हम यहाँ पे आके देखेंगे कि sin60 यहाँ पर यही है sin60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2, तो यहाँ पर जो है हम sin60 की जगह पे लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3/2। अब cos60 भी है हमारे पास, तो cos60 की वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो बेटा cos60 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। अब हम इसको सिंपल सॉल्व करना है, ये देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 1 जा स्क्वायर रूट 3 और नीचे क्या आ जाएगा 2, तो ये आज जो है हमारे पास हमारा आंसर आ गया। हमने सिंपल जो है इसको एवल्यूट कर लिया, ठीक है। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास वैल्यू थी 2 cos π/6 sin π/6, ठीक है। अब cos π/6 क्या मतलब होता है 30, ठीक है। हमें अभी इतना सोल्व करने के बाद इतना तो याद हो गया ना कि π/6 क्या है। अब sin π/6 भी 30 है, π/6 का मतलब भी क्या है 30। अब cos 30 क्या होता है हमारे पास √3/2 और sin 30 क्या होता है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम हमने इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया, स्क्वायर रूट 3 1 जा स्क्वायर रूट 3 और नीचे क्या आ गया 2, तो ये हमने सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को ये वैल्यूज़ अभी तक याद नहीं तो वो जो है इस टेबल को अपने पास पहले नोट कर ले और इस टेबल से फिर जो है इसको नोट कर ले, इससे दे के क्वेश्चन सॉल्व करे और सॉल्व करने के बाद इस टेबल को अच्छे से लर्न कर ले ताकि टेस्ट में और पेपर में फिर जो है वो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा अपने पार्ट नंबर 3 पे। तो यहाँ पर 2 sin 45 प्लस 2 cos 45 है, तो हमें पता है 45 पे दोनों की वैल्यू सेम थी, 1/√2 थी। ये देखें साइन और cos 45 पे सेम थे, 1/√2 1/√2। क्लियर? तो हमने वैल्यूज पुट कर ली।
अब 2 1 ज़ा 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया, प्लस 2 1 ज़ा 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस 2 आ जाएगा, 4 बाय स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब हमें पता है नीचे स्क्वायर रूट आ रहा हो तो हम उसको ऊपर लिख देते हैं और उसकी सिंगल वैल्यू नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो फिर भी जो है मैंने ऐसा ही यह काम किया। अब यहाँ पे देखो वैल्यू थी स्क्वायर रूट 2 नीचे है ना, तो इसी स्क्वायर रूट 2 को हमने पहले रैशनलाइज किया है, तो क्या करेंगे इसकी जगह पे हम ये वैल्यूज बना सकते हैं ना, 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 बाय 2 ये लिख सकते हैं हम। चलो ऐसा ना भी आप लिखो तो आप, मेरा ख्याल है ये बेहतर तौर पर तरीका है। वैसे इसका एक और भी मेथड होता है कि 4 है, 4 का आप एलसीएम ले लो। चलो ये कर लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा आपको आसान रहेगा। 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 2 टाइम आ जाएगा, तो 2 हमने 2 टाइम लिख लिया। ये फिर ज़्यादा सोचने वाली बात है ना कि हम क्या करेंगे, 2 का पहले एलसीएम लेंगे फिर 2 के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा मेथड जो है वो आप ना करें। हमें पता है कि हमारे पास वैल्यू आई थी 4 अंडर रूट 2, तो हमें पता है जब स्क्वायर रूट के नीचे फ्रैक्शन के नीचे स्क्वायर रूट आ जाए तो हम सेम उसको ऊपर लिखना होता है और उसकी सिंगल वैल्यू नीचे लिख देनी होती है, ठीक है। अब ये देखो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है। ये फिर आपको ज़्यादा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि पहले एलसीएम लो फिर उसकी एक एक्स्ट्रा वैल्यू बनाओ फिर उनके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओ। तो बेहतर नहीं कि आप सिंपल जो है वो इसको इस वे में सॉल्व कर लें। पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यू दी गई है। अब साइन 60 हमें पता है साइन 60 स्क्वायर रूट 3 बाई 2 है, कोस 30 अंडर स्क्वायर रूट 3 बाई 2 है। ये जो साइन 60 पे है ना वो कोस 30 पे है, और यहाँ पे जो कोस 60 पे है वो साइन 30 पे है। तो 1/2 1/2, ठीक है, वैल्यू सेम आ गई क्योंकि ये कोस 60 था ये साइन 30 था, तो दोनों ही इन एंगल्स पर वैल्यू इनकी सेम आ जाएगी। अब 2 2 ज़ा 4 आ गया, ये स्क्वायर रूट 3 दो 2 टाइम था तो हमने इसका स्क्वायर लिख लिया। 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास बच गया 3/4 प्लस 1/4, ठीक है। अब हमने 4 जो है वो 1 टाइम लिखा नीचे, 3 प्लस 1 किया तो हमारे पास 4 आ गया, तो 4 से कैंसिल हुआ तो आपके पास आंसर आ गया 1। फाइन, अगेन देखें साइन 60 की वैल्यू पुट करें, कॉस 30 की, साइन 60 की और कॉस 30 की, ठीक है। फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद इसकी कटिंग करें और आपके पास 1 आ जाएगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट पे अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है cos 60, cos 30, sin 60, sin 30, ठीक है। cos 60 होता है 1/2, cos 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2 और sin 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2 और sin 30 होता है 1/2। ये वैल्यूज आपको आनी चाहिए। जब तक बेटा आपको ये वैल्यूज नहीं आएंगी आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जो है वो आपने टेबल अच्छे से लर्न कर लेना है। अब अगेन यहाँ पर भी आपने वही काम करना है कि मल्टीप्लाई कर लेना है। अंडर रूट 3 1 अंडर रूट 3 2 2 ज़ा 4, अंडर रूट 3 1 अंडर रूट 3 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब ये देखो इसके साथ कोई साइन नहीं ना, तो इसका मतलब इसके साथ क्या है प्लस। तो आप बजाय इसके कि पहले एलसीएम लें फिर माइनस करें फिर 0 आए फिर डिवाइड करें, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो कि प्लस वाली वैल्यू माइनस से कैंसिल होगी तो पीछे क्या बच गया 0, या ये कह ले प्लस में प्लस माइनस माइनस, तो ये वो माइनस वाला सीन भी फिर लेंथी हो जाएगा। बस आप ये कहो कि ये इससे कैंसिल हो गया पीछे क्या बचा 0, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। इसका ये भी मेथड हो सकता है कि आप 4 को एलसीएम लें, ऊपर लिखें स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, 3 में से 3 निकला तो 0/4, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू 0 पे डिवाइड हो तो उसका आंसर आता है 0। तो जो वे आपको बेस्ट लगती है आप उस वे से जो है वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखें तो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू पुट करें, cos 30 की, सेम वही काम हमने करते हैं ना, जस्ट वैल्यूज पुट करते जाना है फिर आगे उसको प्लस माइनस करते जाना है। 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, ये स्क्वायर रूट 3 2 टाइम था तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, इसका ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4। तो जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 - 1, माइनस है ना दरमियान में, 3 में से 1 जाएगा तो बेटा आपके पास आ जाएगा 2/4, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर। इसी तरह हम ये वाला पार्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, cos 60 की, cos 30 की, sin 60 की और sin 30 की। वैल्यूज पुट करने के बाद उनको मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, अंडर रूट 3 1 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 1 ज़ा अंडर रूट 3, ठीक है। एलसीएम ले लिया 4 आ गया। अब ये देखो
ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 1 क्या आ जाएगा 2, क्योंकि दरमियान में क्या था प्लस, तो ये वैल्यू प्लस हो रही थी, तो 1 1 2 हो गया, तो साथ क्या आ गया स्क्वायर रूट 3। अब ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 3/2। क्लियर? वही सारी एक्सरसाइज में जो है वो मेन बात यही है कि आपको टेबल आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जितने हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं अभी तक, तो आपको सारी वैल्यू जो है वो अच्छे से याद हो जानी चाहिए। तो बेटा 10 π/6 जो है वो होता है हमारे पास 30, और cot π/6 भी 30 होता है, क्योंकि π/6 की वैल्यू ही 30 है। अब 10 30 पे हमारे पास होता है 1/√3, तो जो इसकी वैल्यू आती है ना 10 की, वही रेसिप्रोकल होकर cot की बन जाती है। तो अगर इसकी 1/√3 है तो इसकी फिर क्या होगी √3 एंड प्लस 1 आ जाएगा। अब ये देखो √3 से कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1, ये प्लस 1 1 1 क्या आ जाएगा 2। देखो कितना आसान था, √3 से कैंसिल हो गया, 1 + 1 क्या आ गया आपके पास 2। क्लियर? तो यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। तो बेटा अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन पाई एंड cos π/4 इक्वल टू 1/2 ईच, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास साइन पाई और cos π/4 इक्वल किसके हैं 1/2 के, तो फिर जो आपको नीचे दिए गए सवाल हैं उनकी आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो खेल वही, उन्होंने क्वेश्चन जो है वो लेंथी करके आपको दे दिया है, लेकिन काम वही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin π/45 -2 cos 45, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें पता है साइन 45 पे भी सेम ही होता है 1/√2, और साइन जो है 45 cos भी 45 पे क्या होता है 1/√2। ठीक है, अब देखो 2 1 ज़ा 2, नीचे आ जाएगा √2, यहाँ पे -2 1 ज़ा 2, नीचे आ जाएगा √2। ठीक है, ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में है, सिंपल कैंसिल हो जाएगी, पीछे क्या बच जाएगा 0। ऑलरेडी हम जो है इस मेथड से जो है वो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। उसमें भी हमें पता है cos 45 और sin 45 सेम होता है 1/√2 1/√2, तो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, नीचे √2, 4 1 ज़ा 4, और नीचे क्या आ जाएगा √2। देखो इस तरह से वैल्यू आ गई 3/√2 + 4/√2। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा √2 और 3 + 4 आ जाएगा आपके पास 7। ठीक है, अब अगेन वही बात कि नीचे क्या आ रहा है √2, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं ना 7/√2/2। ठीक है, ये देखो मैंने लिखा भी हुआ था कि अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन के नीचे स्क्वायर रूट में आ रही है तो हम उसको ऊपर ले जाते हैं और उसका सिंगल वैल्यू नीचे लिख देते हैं सेम। ठीक हो गया। अब जी ये है, मेरा ख्याल है कि हाँ जी ये एक्सरसाइज 6.4 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। तो इसमें भी हमने काम वही करना है। 45 हमें पता है वो क्या है 1/2, और सॉरी यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना ये पाई नहीं है, ये भी π/4 है। π/4 होगा तो π/4 होगा तो वैल्यू सेम आएंगी ना, ये आपने याद रखना है। उन्होंने खुद ही बता दिया था कि साइन भी π/4 है, cos भी π/4 है, और उनकी वैल्यू जो है उनका जो एंगल है वो किसके इक्वल है 1/√2 के। तो वैल्यू भी खुद बता दी, और रकम उसकी जो रेडियन में है वैल्यू वो भी खुद ही बता दी। ठीक है, बस हमने वैल्यू पुट करनी थी। तो 45 क्या हो गया 1/√2, 45 क्या हो गया 1/√2। इसके साथ 5 था तो 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, इसके साथ 3 था तो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। अब दरमियान में माइनस है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में बेटा हमने लिख दिया √2, ये 2 टाइम है ना तो 1 टाइम लिखेंगे, तो 5 को माइनस कर देंगे 3 में से, तो 5 - 3 होगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2, और नीचे आ जाएगा √2। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब एक ही बात बहुत दफ़ा जो है वो एक्सरसाइज में मैंने रिपीट की है कि अगर कोई वैल्यू है और उसके नीचे उसका फ्रैक्शन आ रहा है, तो सॉरी फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट आ रहा है, तो आपने उसको क्या करना है कि वही स्क्वायर रूट वाली वैल्यू उठानी है और ऊपर लिख देनी है नोमिनेटर में। ठीक है, और डिनोमिनेटर में उसकी सिंगल वैल्यू लिख देनी है। ऑलराइट, जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है ना वही हमने बाहर लिख देना है, लेकिन डिनोमिनेटर में। ठीक हो गया। अब ये देखो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और पीछे क्या आपके पास बचेगा √2। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि जो मेरी वीडियोस हैं वो आप ऑनलाइन वॉच किया करें, डाउनलोड करके मत देखा करें, और बेटा अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके कज़न्स हैं, उनके साथ भी चैनल शेयर कर दें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।